Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of October 2025. 3 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज के साथ, जो कि आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिख रही होगी। पाक विल गेट अ रिप्लाई फॉर एग्रेशन एट सर क्रीक। राजनाथ सिंह जी गए थे सर क्रीक रेखा के पास, और वहां पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भी किसी प्रकार का एग्रेशन होता है पाकिस्तान की तरफ से सर क्रीक रेखा के पास, तो दैट विल बी ए कंसीडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड फिर उसके एक बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। अब सर क्रीक है क्या? सबसे पहले तो सर क्रीक का ओरिजिनल नाम था बाणगंगा। याद रखिएगा, सर क्रीक वाज ओरिजिनली नेम्ड एज बाणगंगा। इट्स अ 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुअरी। याद रखिएगा, टाइडल एस्चुअरी है ये। मतलब वाटर बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, वाटर बॉडी का बॉर्डर है ये। ये इंडिया में जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, वहां से फिर पाकिस्तान में जो कराची वाला रीजन है, उसके बीच में ये बॉर्डर का काम करता है। तो इसको ओरिजिनली बाणगंगा बोलते हैं। सर क्रीक का नाम पहले बाणगंगा था। एंड टाइडल एस्चुरी है इन द अनइनहेबिटेड मार्शलैंड्स ऑफ द इंडस रिवर डेल्टा ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडियन पाकिस्तान। तो इंडियन पाकिस्तान का जो गुजरात साइड वाला बॉर्डर है ना, जिससे गुजरात साइड वाला बॉर्डर जब आप देखेंगे तो अरेबियन सी में रन ऑफ कच्छ के बाद ये सरक्रीक रेखा पड़ती है, और फिर उसके बाद आपको जो कराची पोर्ट है, कराची का पार्ट है, वो वाला पार्ट आता है। ठीक है ना। तो द सरक्रीक फ्लोज इनटू द अरेबियन सी एंड सेपरेट्स गुजरात स्टेट इन द इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन द पाकिस्तान। तो देख लो आप इसका डिवीजन कैसे होता है। तो द सर क्रीक जो है, इट फ्लोज इन द इनटू द अरेबियन सी एंड इट सेपरेट्स गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम द सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। तो इंडिया के गुजरात को सिंध पाकिस्तान से ये सेपरेट करता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, अरेबियन सी का पार्ट है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। बहुत सारे और बहुत अच्छे न्यूज आर्टिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप लोग को आई होप पसंद आए। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज इज मुस्लिम गर्ल परफॉर्म्स कथकली एट कलामंडलम। अब देखो, ये बहुत बड़ी न्यूज नहीं है कि मुस्लिम गर्ल ने परफॉर्म किया कथकली कलामंडलम में, बट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि केरला का जो कलामंडलम है, जो ये आर्ट आर्ट फॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म है ये कलामंडलम, तो वहां पे परफॉर्म करने वाली पहली मुस्लिम गर्ल है ये। ठीक है ना, सबरी। याद रखिएगा, सबरी द डॉटर ऑफ फोटोग्राफर निजाम अम्मास एंड अनीशा, एंड 16-year-old सबरी हैज परफॉर्म्ड दिस कथकली डांस, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम सिंस द कलामंडलम गॉट इनटू ओरिजिन। मतलब अगर हम कथकली परफॉर्मेंस का ये प्लेटफॉर्म कलामंडलम के ओरिजिन की बात करें, तो 1930 यानी कि 1930s में इसका ओरिजिन हुआ था, और 1930 से अभी तक ये पहली मुस्लिम गर्ल है जिसने परफॉर्म किया है एज, मतलब एक तो गर्ल है, फिर मुस्लिम है, एंड परफॉर्म एज कृष्णा, के वेश में, क्योंकि कथकली एक्चुअली में कृष्ण की ही जो परफॉर्मेंसेज होती है उनको रिटरेट किया जाता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है कथकली जो है वो क्लासिकल डांसेस में आता है, फ्रॉम केरला, है ना। आपके लिए छोटा सा सवाल है कि आप सारे इंडिया के जो क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में बताइए मुझे। बस उनके नाम और ओरिजिन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट का नाम और उस डांस फॉर्म का नाम, क्लासिकल डांस फॉर्म का नाम बताइएगा। ठीक है ना। तो सबरी याद रखिएगा, एंड शी इज द फर्स्ट मुस्लिम गर्ल टू परफॉर्म एट कलामंडलम कथकली डांस, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं, इंडिया एंड चाइना फ्लाइट्स टू रिज्यूम आफ्टर 5 years फ्रॉम October 26। तो अब दो से तीन चीजें, अब मेरे हिसाब से अब नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है रिलेशन, जिसके अंतर्गत इंडिया ने क्या कहा है कि भाई पहली चीज तो उन्होंने जुलाई में कर दी थी कि जो वीजा है फ्रॉम फॉर द चाइनीज नेशनल्स एंड ऑल, उन्होंने अलाउ कर दिया था। इसके बाद न केवल वीजा, अब उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट जो कलकत्ता से चलती है गुआंगजू में, है ना, कलकत्ता से गुआंगजू चलती है, द फ्लाइट्स विल रिज्यूम फ्रॉम October 26। ये इंडिगो की तरफ से ये फ्लाइट चलेगी, है ना, तो याद रखिएगा। एंड लिफ्ट ऑफ फॉर गुआंगजू फ्रॉम कोलकाता। ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। टिकट्स तो आज से मिलना शुरू हो रहे हैं। तो ये सर्विसेज जो है ये रिज्यूम होने का मतलब है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट अगर बढ़ाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, इसका मतलब गवर्नमेंट खुद नॉर्मलिटी चाहती है रिलेशंस में। तो ये आप याद रख सकते हैं, है ना। मतलब बाकी सारी चीजें आपने जो सुनी देखी थी वो सब इधर उधर हो गई। अगली न्यूज है एमएसपी के रिगार्डिंग। थोड़ा सा मैं चाहता था कि आपको एमएसपी के बारे में बता दूं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप सबको पता है पहली चीज तो कि ये स्टैट्यूटरी नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं से कहीं तक किसी लॉ के तहत नहीं दिया जाता है।
है ना। इसी की डिमांड थी, जो फार्मर्स का इतना प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें डिमांड यही थी कि इनको ये स्टेट्यूटरी ओरिजिन चाहते थे इसका। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इस एक तरीके का मार्केट इंटरवेंशन है जो गवर्नमेंट करता है, तब करता है ताकि किसी भी शार्प फॉल ऑफ प्राइस से किसानों को बचाया जा सके। मतलब प्राइसेस बहुत कम हो जाए, बहुत गिर जाए, बहुत घट जाए, जिससे फार्मर्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो, उससे बचाने के लिए एमएसपी का एक इंटरवेंशन जो गवर्नमेंट करता है। ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन मतलब अनाउंस करता है, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट अनाउंस करती है कुछ क्रॉप्स के लिए। मैं आपको आगे आपको लिस्ट बता दूंगा, बट इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी। ठीक है ना। सीएसीपी यानी कि कैबिनेट कमीशन ऑन, सॉरी नॉट कैबिनेट, कमीशन ऑन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, सीएसीपी इसका रिकमेंडेशन देता है। फिर सीसीईए जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है वो इसको अनाउंस करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अनाउंस करती है, एंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको रिकमेंड करती है। ठीक है। गवर्नमेंट अनाउंस करता है जो एमएसपी, वो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स एंड वो एक एफआरपी वो शुगर केन के लिए करता है। मतलब कि 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए तो वो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बताता है, और शुगर केन के लिए एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बताता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा एमएसपी जो शुगर केन के केस में है उसको हम एफआरपी यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बताते हैं। अब जो क्रॉप्स है जहाँ पे एमएसपी है 22, उसमें से 14 क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन के हैं, 6 जो है वो रवि सीजन के हैं, एंड 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स है। मैंने बताया ना 22 के लिए एमएसपी होती है, प्लस एक शुगर केन के लिए एफआरपी होता है, तो कुल मिला के 23 हो जाते हैं, लेकिन एमएसपी 22 और एक एफआरपी फॉर शुगर केन। ठीक है ना। अब इसमें से 14 खरीफ, 6 रबी एंड 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स है। ठीक है ना। 14 खरीफ, 6 रबी एंड 2 कमर्शियल क्रॉप्स है। इसके एडिशन में टोरिया एंड डी हस्ड कोकोनट्स जो है इसको भी फिक्स किया जाता है, एमएसपी इनके लिए भी आती है अलग से, तोरिया एंड डी हस्ड कोकोनट। ठीक है ना। तो ये रबी खरीफ और इनके अलावा भी एमएसपी तोरिया और डी हस्ड कोकोनट के लिए भी अनाउंस किया जाता है। तो अब हम एक एक करके आपको बता दें, तो जितने क्रॉप्स हैं उनमें से 7 सीरियल्स हैं, पैडी, वीट, बार्ले, ज्वार, बाजरा, मेज एंड रागी। पल्सेस में देखें तो 5 पल्सेस हैं, ग्राम, अरहर एंड तुअर, अरहर और तुअर, मूंग, उड़द एंड लेंटिल। ऑयल सीड्स की बात करें तो 8 है, ग्राउंडनट, रेपसीड या मस्टर्ड, टोरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, सेसमम, सेफ्लावर सीड एंड नाइजर सीड। रॉ कॉटन, रॉ जूट, ये कमर्शियल हो गए, है ना। कोपरा, डीहस्ड कोकोनट, शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस मैंने बता ही दिया, एंड वर्जीनिया फ्लूक्योर्ड टोबैको। ठीक है। तो इनके लिए एमएसपी डिक्लेयर होती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखें तो ANRF, सरल टू सिंप्लीफाई साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो अब यहाँ पे बेसिकली ANRF क्या है, आपको पता होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, आप लोग को याद होगा कि आई थिंक 1-2 साल पहले ये बजट में अनाउंस किया गया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक बनाई जाएगी बॉडी। ये सॉरी नॉट इन बजट बल्कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इसका जिक्र किया गया था कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा जो कि रिसर्च के पेपर्स एंड इन सब चीजों को मतलब प्रमोट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब कुल मिलाकर रिसर्च का जितना भी कंट्री में है उसका एजुकेशनल पार्ट नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देखेगा। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, इट इज इंडिया साइंस फंडिंग लेगेसी। इसने एक डेवलप किया है नया टूल जिसका नाम है सरल। तो याद रखिएगा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने एक टूल डेवलप किया जिसका नाम है सरल। सरल का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड and automated research amplification and learning। simplified and automated research amplification and learning। इस टूल का जो बेसिकली एम रहेगा वो क्या रहेगा कि ले पर्सन समरी डेवलप करना ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स। तो जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स है उनकी लेमैन्स यानी कि मतलब कि एकदम बिल्कुल अगर कोई ऑटो वाला भी हो उसको भी पता चल जाए कि क्या है इसकी साइंटिफिक रिसर्च पेपर की समरी। तो इसमें क्या करेंगे बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, इस सरल टूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके पॉडकास्ट या वीडियो या समरी जनरेट करेंगे या माइंड मैप जनरेट करेंगे ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स पेपर्स हैं उनकी बिल्कुल ले पर्सन समरी डेवलप की जा सकती है बाय यूजिंग दिस टूल ऑफ सरल, है ना। याद रखिएगा। ठुमरी लूजेस इट्स वॉइस, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, इनका देहांत हो गया है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर द वर्ल्ड ऑफ ठुमरी स्पेशली,
बिकॉज जो ठुमरी के बहुत प्रसिद्ध गायकों में से एक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा। ही वॉज द मोस्ट मेलिफ्लुअस एक्सपोनेंट ऑफ द सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म। वहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ फैक्ट ठुमरी के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो ठुमरी आता है वो सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म में आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म में आता है ठुमरी, ठुमरी दादरा ये सब जो होते हैं, इट इज अ सेमी क्लासिकल आर्ट फॉर्म। इसका जो ओरिजिन माना जाता है, देखो ओरिजिन तो वैसे बहुत पुराने से ही आप मानेंगे, ऐसा तो कोई डेट फिक्स होता नहीं है कि इन आर्ट फॉर्म की कोई डेट हो, लेकिन 18th और 19th सेंचुरी के आसपास, 18th एंड 19th सेंचुरी के आसपास, स्पेशली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और जो दोआब रीजन है, वहां पे नवाब ऑफ अवध जो थे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, उनके अंतर्गत जो बनारस में इसका डेवलपमेंट हुआ वो हाईएस्ट माना जाता है ठुमरी का। 18th 19th सेंचुरी में जो नवाब वाजिद अली शाह थे, उनके अंतर्गत नवाब ऑफ अवध, उनके अंतर्गत ये होली सिटी ऑफ बनारस में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ ठुमरी। एंड ये छन्नूलाल मिश्रा जी का नाम आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मेटिकुलस परफॉर्मर्स ऑफ दिस आर्ट फॉर्म। आप देख सकते हैं 1936 से 2025 तक इनका था टाइम पीरियड। और ये बिस्मिल्लाह खान जी के साथ भी कई बार बनारस में बजाते थे, है ना, काशी विश्वनाथ के सामने, तो काफी फेमस है। कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस, हेल्थ हजार्ड्स एज अ साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग डिजिटल टूल्स। और यहाँ कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस जो आर्टिकल ये लिखा गया है, ये लिखा गया है कि जो अब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली उसकी आफ्टर लाइफ के बाद। किसकी आफ्टर लाइफ के बाद? उस प्रोडक्ट की। जैसे आपने कंप्यूटर यूज किया, कंप्यूटर यूज करके भाई आपने तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसको फेंक दिया, लेकिन जब आपने उसको हटाया, डिस्कार्ड किया, तो उसका किस तरीके से मतलब जो उसका डिसमेंटलिंग है वो कैसे की गई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिजिटल, आप सबको पता है जितनी टेक्नोलॉजीज हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से क्या क्या हो सकता है पहले हम वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से पहले तो रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस यहाँ क्या ऑथर ने बोला, क्यों बोला? क्योंकि देखो फॉर्मल तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का डिस्पोजल है वो बहुत कम हो रहा है अभी भी। मोस्ट ऑफ द जो डिस्पोजल है वो इनफॉर्मल तरीके से ही हो रहा है। तो वही चीज ऑथर ने बोली, किसी कारण से रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ दैट इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग। स्पेशली जैसे आप चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा केवल ये ही नहीं है, इसके अलावा आपको देखें तो यहाँ पे देखो न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस एंड डेवलपमेंटल डिलीज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। स्पेशली कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, ये सारे बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स में आते हैं। लेड, मरकरी, कैडमियम। और इनका अगर इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग हो रहा है तो मतलब आप अपने ब्रेन और कॉग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल पार्ट को रिस्क में डाल रहे हो। स्पेशली जो बच्चे हैं, बच्चों का तो और भी वीक सिस्टम रहता है। तो वहां पे बेसिकली ये जो लेड है, फॉर एग्जांपल लेड, इट्स अ वेल नोन न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए टॉक्सिक है ये, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए जहर है ये अफेक्ट करता है बच्चों को कंटेमिनेटेड एयर, डस्ट, सॉइल एंड वाटर के थ्रू। अब अगर ये ब्लड में 5 माइक्रोग्राम से भी कम मात्रा में भी अगर पहुंच जाता है ना, तो यहाँ पे आईक्यू घट जाता है, इम्पेयरमेंट आ जाता है, अटेंशन डेफिसिट, बिहेवियरल डिसऑर्डर, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं बच्चों को। तो आप देख सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल कितने ज्यादा इम्पैक्ट है। इसके अलावा ई वेस्ट के बहुत सारे इम्पैक्ट स्किन ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स में भी होते हैं। देखने मतलब विजन में प्रॉब्लम होती है, आई इरिटेशन, ये सारी चीजें, स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं अगर आपने ई वेस्ट के एक्सपोजर में अगर आप आ गए हो तो, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द इम्पैक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना, 2022 में आए थे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल। आपने उसमें बोल दिया ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा डिसमेंटलर्स का, रिसाइकलर्स का, है ना, उनको इंसेंटिव भी दे दिया ताकि और ज्यादा ई वेस्ट का जो वो मैनेजमेंट है वो और फॉर्मल तरीके से हो सके। बट उसका भी इम्पैक्ट अभी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि अभी भी पेपर में चीजें ज्यादा है, प्रैक्टिस में कम है, ठीक है। अगला आर्टिकल है, व्हाई डज स्टिल डॉक्टर्स स्टिल रिलाई ऑन द स्टेथोस्कोप एट द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में एक तरीके से स्टेथोस्कोप का इंपॉर्टेंस बताया गया है। स्टेथोस्कोप का पहले तो इन्वेंशन याद रखना 1816, 1816 में फ्रेंच फिजिशियन रीन लेनेक ने किया था, याद रखिएगा, रीन लेनेक। 1816 फ्रेंच फिजिशियन, स्टेथोस्कोप का इन्होंने डिस्कवरी किया था। इनका जब डिस्कवरी हुआ था तो बेसिकली इट वाज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट एंड लंग साउंड्स, है ना, हार्ट और लंग के आवाजों को डिटरमाइन करने के लिए स्टेथोस्कोप बनाया गया था। और आज भी इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि फर्स्ट हैंड आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जस्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड विच इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट
और विच इज कमिंग थ्रू योर लंग्स, है ना। इससे आप बहुत सारी चीजों का डायग्नोसिस कर सकते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मरमर्स तो नहीं है बॉडी के अंदर, इरेगुलर रिदम तो नहीं है, एक्स्ट्रा बीटिंग तो नहीं है, रिड्यूस्ड ब्रेथ तो नहीं है, या फिर वाटर पानी तो नहीं आ गया है आपके लंग्स में, वीजिंग, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हैं फ्रॉम जस्ट बाय लिसनिंग द साउंड। इसीलिए स्टेथोस्कोप आज भी इररिप्लेसेबल है। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इस आर्टिकल में देखो लिखा क्या था, आज ओपिनियन में शुड लद्दाख गेट स्टेटहुड। तो देखो आप सबको पता है कि लद्दाख की दो डिमांड्स है, बेसिकली दो ही डिमांड है। पहला तो स्टेटहुड दे दिया जाए, है ना, स्टेटहुड दे दिया जाए। दूसरा डिमांड है इनका कि इनको सिक्स शेड्यूल का प्रोटेक्शन दे दिया जाए, ठीक है ना। तो देखो अब एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मेन रीजन क्या है इस डिमांड का, क्योंकि ये कहना है कि भाई स्टेट हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमारे स्टेट में 97% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो हमको फिर आप फिर वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे रहे हो जो आप सिक्स शेड्यूल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को दे रहे हो, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग इज देयर, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि भाई हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। हमारे पास खुद की हमारी असेंबली नहीं है, मतलब स्टेटहुड नहीं है कुल मिलाकर के, है ना। आपने पहले हमको जम्मू कश्मीर में रखा था, फिर हमको बाद में आपने डिवाइड भी किया, तो हमको यूटी बना दिया। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। उनका ये भी कहना है कि हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंट नहीं है, हमारे लोग परेशान होते हैं स्कूल कॉलेजेस के लिए। जो भी था वो सोनम वांगचुक जी का ही दिया हुआ था। तो ये सारी डिमांड्स हैं जो कि यहाँ पे उठती हैं। अब देखो कई लोग इसको काउंटर क्या करेंगे कि बहुत छोटा स्टेट है भाई, स्टेटहुड आपको नहीं देनी चाहिए। तो इसको भी काउंटर करते हैं, इस आर्टिकल में सारी चीजें लिखी गई हैं। इसको काउंटर करते हैं वो सिक्किम का नाम लेकर के, बोलते हैं भाई सिक्किम की भी पॉपुलेशन बहुत कम है, सिक्किम भी बहुत छोटा है, और तो उसको तो स्टेटहुड आपने दे दिया है, तो फिर हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा यूनिक और प्रिस्टीन कल्चर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको भी स्टेटहुड दे दो, है ना। तो जो पॉपुलेशन वाला काउंटर आता है उसको काउंटर करने के लिए वो सिक्किम का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट। अब देखो क्या करना चाहिए एक्चुअली में। देखो सबसे पहली बात तो लेह लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं। देखो मेरे हिसाब पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी वेरी फाइन पीपल, एंड बहुत ही अच्छे लोग हैं। और उसको आप मतलब इस तरीके से हॉस्टाइल ना होने दें। वहां पे आप एटलीस्ट पहले तो आप स्टार्ट करें बाय गिविंग देम 50% ऑफ द डिमांड्स। मतलब एटलीस्ट अगर आप स्टेट फूड आज नहीं भी दे सकते हैं तो एटलीस्ट गिव देम द सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन, है ना। पहले तो आप उनको सिक्स शेड्यूल का अंतर्गत उनको ट्राइबल उसमें दे दो, उसमें क्या दिक्कत है आपको, है ना। तो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग दे शुड डू, कि ताकि उनको कुछ ऑटोनॉमी मिल पाए, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं ट्राइबल मैनेजमेंट के नाम पे। तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। एंड लेटर ऑन यू कैन मतलब इसको समझ सकते हैं कि उनको स्टेटहुड देने से क्या फायदे हैं, क्या चीजें हैं। तो उसके बाद वो भी आप डिमांड पूरी कर सकते हो। दे बोथ आर वेरी वैलिड डिमांड्स, एंड यहाँ पर आप देखा जा सकता है इनको, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। हाउ टू सेफगार्ड इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। अब ये जो आर्टिकल है ये डिजिटल इकोनॉमी से होने वाले रिस्क के ऊपर है। तो यहाँ पे दो रिस्क हैं, एक तो साइबर क्राइम है, ऑब्वियसली बात है साइबर क्राइम है ना। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे नाम दिया है इसको फिशिंग। दैट इज अ शॉर्ट सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम ऑनली। फिशिंग भी एक तरीके का साइबर क्राइम ही है, तो लेकिन उसका मतलब अलग से इस तरीके से साइबर फ्रॉड के अंतर्गत इसको किया गया है, ठीक है ना। फिर जैसे एक टर्म यहाँ पे है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू फ्रॉड किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू फ्रॉड किया जाता है, कैसे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, कि जैसे मान लो कई बार आपसे चैट करके भी आपसे निकाल सकते हैं, है ना। आपके लाइक्स डिसलाइक्स समझ करके कई बार तो इस तरीके से रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग की जाती है आपके पासवर्ड्स और ये सब ब्रेक करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। जैसे मान लो सपोज करो आपने कोई पासवर्ड बनाया है, उसका हिंट आपने रखा है डॉग, तो आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा ना कि आपने अपना पासवर्ड जो है वो डॉग रिलेटेड कुछ बनाया है। तो कल को कोई लड़की आपसे चैट कर रही है और आपसे धीरे से पूछ लिया कि आपका डॉग था क्या, तो आप बोलोगे हाँ मेरा डॉग था। तो आप पूछेगी आपका नाम क्या था डॉग का, आपका कैसा दिखता था। तो इस तरीके से फिर वो गेसेस एंड ऑल से आपका पासवर्ड, इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं जो चलने लगे हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो फ्रॉड से बचना है तो आपको सबसे पहले तो आपका खुद का अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। जो बैंक्स का केवाईसी तरीका होता है वो बहुत ही वीक सिस्टम है केवाईसी, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देन साइबर पुलिस, जो हमारे यहाँ की साइबर पुलिस है वो भी बहुत ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, तो हमारी साइबर पुलिस को इक्विप्ड करने की आवश्यकता है। बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है हमारे यहाँ साइबर पुलिस के पास भी, तो उनको इक्विप करने की आवश्यकता है। दीज आर सम ऑफ द मेथोडोलॉजीज जो डिजिटल इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो जेन गुडाल, इनका नाम भी याद रखिएगा, जेन गुडाल का नाम, ही शी वाज अ साइंटिस्ट, primatologist and ethologist known worldwide for chronicling the life of chimpanzees in East Africa
इनका देहांत 1 अक्टूबर को हो गया एट द एज ऑफ 91। एंड इन्होंने इनको चिंपैंजीज इन सबको नाम देना शुरू किया था, नंबर्स देना बंद कर दिया था, नाम देना शुरू किया था। शी वॉज फेमस फॉर दैट। प्राइमेटोलॉजी, जो प्राइमेट्स की स्टडी करती है उनको प्राइमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जेन गुडाल वाज अ प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड इथोलॉजिस्ट, एंड चिंपैंजीज को स्पेशली ईस्ट अफ्रीका में इन्होंने स्टडी किया है। So I hope you got clarity regarding that as well. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.